तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप लोग इससे पहले ईवीएस की थर्ड क्लास की एनसीईआरटी की क्लास कर चुके हैं। आज यहाँ हम लोग करेंगे ईवीएस की फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें यहाँ दिखाए गए सभी क्वेश्चंस या यहाँ दिखाए गए सारा डाटा आपके आने वाले सीटेट 2025 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने यहाँ से अपने सारे क्वेश्चंस को पूरा किया, आई गारंटी आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हमें पहला स्लाइड दिखता है पुली। पुली आपने अपने गांव में, अपने कुएं पे या कहीं भी आपने हिल स्टेशंस में जहाँ पे बहुत सारी ट्रॉली राइड्स होती हैं वहाँ ज़रूर देखा होगा। पुली का काम बेसिकली एक ऐसा छोटा पहिया है जो हैवी वेट्स को उठाने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार होता है। इसका काम क्या है? ये एक ऐसा रोप या ऐसा टेबल है जिसको बांध करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हैवी वेट लिफ्टिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहाँ आप क्या मार्क करेंगे? वहाँ आप मार्क करेंगे पुली। अगले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के जानवर दिख रहे होंगे। यहाँ आपको जानवर दिखाने का मकसद है उनके कान। सबसे पहला हमारा, अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन से जानवर हैं जिनके कान फैंस के जैसे होते हैं, फैन सीलिंग फैन नहीं, आपने ट्रेडिशनल फैंस देखे होंगे, इनके जो कान है वो पंखे की तरह होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एनिमल्स विद ईयर्स विद फैंस, जो कि हमारा जवाब क्या होगा? एलिफेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हो डियर। यहाँ पे जो डियर है उनके जो कान होते हैं वो एक पत्ती की शेप में होते हैं। पत्ती की शेप में मिलने वाले जानवर जैसे कि हमारा डियर है, जिराफ है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि मार्क द एनिमल जिसके कान पत्ती जैसे हैं, यानी कि एक लीफ जैसे हैं, तो वहां पे आप डियर या जिराफ को मार्क करेंगे। अगला है एनिमल्स विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, यानी कि कौन से ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान ठीक उनके सर के ऊपर होते हैं, दाएं बाएं नहीं होते। तो वो हमारा जानवर है रैबिट। यहाँ पे आप रैबिट के कान देख सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। अगला सवाल है एनिमल्स विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, यानी कि कौन से जानवर होते हैं जिनके कान अपने सर के दोनों तरफ दिखते हैं। तो वो है हमारे गोट, फ्रॉग, बफेलो। इसमें हम गाय और कई ऐसे जानवरों को ऐड कर सकते हैं जिनके कान आपको उनके सर के दोनों तरफ दिखेंगे। अगले पे आते हैं। यहाँ आपको एक मगरमच्छ और यहाँ आपको एक पैरट दिख रहा है। पैरट के कान अगर आप देखेंगे, आपने कभी किसी पक्षी के कान नहीं देखे होंगे, लेकिन असल में उनके कान होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके कान को पंखों से ढक दिया जाता है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सा ऐसा जीव है जिनके कान आप विजिबली नहीं देख सकते लेकिन होते हैं, तो उनमें सबसे पहला होता है मगरमच्छ, यानी कि हमारा क्रोकोडाइल, और दूसरे हमारे होते हैं पक्षी। किसी भी तरह के पक्षी के कान विजिबल नहीं होते क्योंकि वो पंखों से ढक गए होते हैं। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। बर्ड्स के जो कान होते हैं उनमें दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र या छोटे छेद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पंखों से ढक गए हैं। क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज इट्स ईयर्स ऑन साइड्स ऑफ इट्स हेड, यानी कि क्रोकोडाइल के भी जो कान है वो उसके हेड के दोनों तरफ होते हैं लेकिन नॉट विजिबल। अगले यहाँ पे आपको दो तरीके के जानवरों के बारे में पढ़ना है। आपने सांप, मगरमच्छ, बत्तख या ऑस्ट्रिच के अंडों के बारे में तो जरूर सुना होगा। यहाँ पे एक मान लेते हैं आपको कुछ सिचुएशंस दे दी गई हैं। जैसे पहली सिचुएशन में आपको दे दी है कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके कान आप देख सकते हैं या जिनके पास उनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं। तो कौन से जानवर हैं उनको हम लोग कहते हैं, जैसे एलिफेंट्स, लायन, डियर, डॉग, जिराफ, हॉर्स। ये एनिमल वो होते हैं जो कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। एलिफेंट का अंडा तो कभी नहीं देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पैदा करता है। कैसे? क्योंकि उसके कान बाहर हैं, उसके कान हम लोग देख सकते हैं और उसकी बॉडी पे हेयर है। तो जिनके हेयर आप देख सकते हैं, जिनके कान आपको विजिबल हैं, वो लोग डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। या वो जानवर जो है, वो पक्षी जो है, पक्षी तो नहीं होता, जानवर होता है। जानवर जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, जिनके ना तो हम कान देख सकते हैं
यहाँ पे उनके कान विजिबल नहीं होते, साथ साथ उनकी बॉडी पे हेयर भी नहीं होते, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं या स्किन होती है नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सांप देख रहे हैं, सांप के बाल नहीं होते, सांप के कान विजिबल नहीं होते। सांप क्या करता है, वाइब्रेशंस को फील करता है। तो जो एनिमल्स वाइब्रेशन को फील करके या फिर जिनके कान विजिबल नहीं होते, उन लोगों को बच्चे पैदा नहीं करना, उनको क्या करना है, उनको अंडे देने हैं। अंडे अपने आप फिर वहां से न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक और फिश। बर्ड्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं। एलिफेंट्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी। जैसे एनिमल जो होता है, ये जो एनिमल है ये दिन के सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। एनिमल्स का रेस्टिंग पीरियड ज़्यादा नहीं होता बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव। लगता होगा कि भारी वजन है, एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन दे आर वेरी एक्टिव। ये लोग सोते हैं सिर्फ 2 से 4 घंटे एक दिन में, लेकिन उनको मिट्टी से खेलना और पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एनिमल्स लव टू प्ले विद मड। अब सिर्फ खेलना ही एक कारण नहीं है, एनिमल्स की जो स्किन है वो मोटी होती है और इसीलिए उस स्किन को अंदर से एकदम ठंडा रखने के लिए हम क्या ये देखते हैं कि एनिमल्स को मिट्टी में रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो मड है, जो मिट्टी है, वो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखती है। सिमिलरली देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। हमने पीछे अभी देखा कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके जो कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। तो यहाँ पे एनिमल के जो ईयर्स होते हैं वो एक पंखे की तरह होते हैं। एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। आपने देखा होगा कभी जू में या कहीं भी किसी जानवर को, यानी इस हाथी को आपने देखा होगा कि वो अपने कानों को बीच बीच में हिलाता रहता है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो अपने आप को कूल रख सके, अपने आप को ठंडा रख सके। मान लीजिए आपसे सवाल कर लिया जाए कि कौन सा ऐसा जानवर है जो मिट्टी का इस्तेमाल करता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, या कौन सा जानवर है जो अपने कानों का प्रयोग करता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, तो वहां पे आप क्या दिखाएंगे, वहां पे आप दिखाएंगे एलिफेंट्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ भी हम एलिफेंट के बारे में जानेंगे, लेकिन एज अ ग्रुप, उनके झुंड के बारे में जानेंगे। एलिफेंट के झुंड में सबसे ज़्यादा फीमेल्स पाई जाती हैं। फीमेल के साथ साथ वहाँ बेबी एलिफेंट्स होते हैं। जो ओल्डेस्ट लीडर होती है, द ओल्डेस्ट फीमेल, उसी को वहाँ उस झुंड का, उसको हेड बनाया जाता है। नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे जो फीमेल एलिफेंट है वो अपने पूरे झुंड को लीड करती है। A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और छोटे बेबी हाथी आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो मेल एलिफेंट होते हैं वो सिर्फ तब तक उस झुंड में रहेंगे जब तक कि वो 14-15 साल के नहीं हो जाते। जैसे ही वो 14-15 साल के हो जाते हैं वो उस झुंड को छोड़ देते हैं और झुंड से अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे वो अकेले घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हथिनी ने धक्का मार के हाथी को बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सवाल दिखे कि कौन सा ऐसा जानवर है जहाँ पे फीमेल लीड करती है अपने झुंड को, तो वो कौन सा है, एलिफेंट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एलिफेंट के झुंड में कितने नंबर ऑफ एलिफेंट्स मोस्टली देखे जाते हैं, तो वो होते हैं 10 से 12, जिसमें फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। मेल एलिफेंट्स यहाँ नहीं पाए जाते झुंड में, क्योंकि मेल एलिफेंट 14-15 साल के होते ही उस झुंड को छोड़ देते हैं और वो अकेले घूमना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री जो है वो मिलता है डेजर्ट एरियाज में, यानी कि ड्राई एरियाज में। ड्राई एरियाज क्यों? क्योंकि इसको पानी की कमी नहीं महसूस होती। पेड़ों को पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो उग सके अच्छे से, लेकिन ये जो ट्री है ये ड्राई एरियाज में भी उग सकता है क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड टू मेकिंग मेडिसिन्स। इसकी जो छाल है, जो इसकी ये आउटर जो लेयर होती है, इसको मेडिसिन यानी कि औषधियाँ बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट। इसका जो एक फ्रूट आता है जो कि बीन्स होती हैं, इसके फ्रूट को लोग अपनी सब्जियां या उसको खाने में एज अ फ्रूट भी उसको यूज करते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। ये अपने आप को ही इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसकी जो छाल है उसमें कुछ ऐसा मिला है, कुछ इस पेड़ को ऐसा मिला है उसकी छाल में कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा इंसेक्ट से। एनिमल्स इन दिस एरियाज ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के जो जानवर होंगे डेजर्ट एरियाज में वेजिटेशन ज़्यादा ना होने के
कारण जो वेजिटेशन उनको मिलता है वो उसी वेजिटेशन पे क्या करते हैं, निर्भर हो जाते हैं। तो जो यहाँ के जानवर है वो खेजड़ी जैसे ट्री की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को खा करके अपना जो है जीवन चलाते हैं, और आप जैसे कुछ बच्चे उसकी छांव में खेलते हैं। यहाँ से आपके सवाल बनने बहुत ही लाजमी है। सवाल क्या बनेगा, कौन सा ऐसा पेड़ है जो डेजर्ट एरिया में मिलता है या जिसको उगने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपका है खेजड़ी ट्री। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए डेजर्ट एरियाज का कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको हम लोग औषधियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं या जिसकी छाल को हम औषधियाँ बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कौन सा है, खेजड़ी ट्री। यहाँ आपके 2 सवाल हमने किए, जिसमें पहला कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको पानी कम चाहिए, या कौन सा ऐसा पेड़ है डेजर्ट एरिया का जिसको मेडिसिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मेन जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये डेजर्ट एरिया का पौधा है, तो इसीलिए डेजर्ट है तो ऑब्वियस ही बात है पानी कम चाहिए होगा, और इतना खास है कि इंसेक्ट्स को खुद दूर भगाता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, इसीलिए मेडिसिन में यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया ही है और आएगा भी, RTE एक्ट 2009, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन। RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है लागू किया गया था सन 2009 में, और इसका मेन मोटिव सिर्फ ये था कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, लड़कियां नहीं सिर्फ, यहाँ पे हम लड़कों को भी बराबरी के लेवल पे ला रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं हम उनको राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और ज़रूर दी जाएगी और दी भी जानी चाहिए। देश का विकास करना है तो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपको शिक्षित होना है, उसी के लिए गवर्नमेंट ने लागू करा RTE एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कब लागू किया गया था? सन 2009 में। इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को एक मुफ्त में और ज़रूर ही एजुकेशन देने का जो जज्बा है वो इस एक्ट ने हमें दिया था। इस डाटा से आपके 2 क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं और एक प्रश्न तो ज़रूर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी हाइव, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, जो हमें बहुत ही एक मीठी चीज़ देता है, मेहनत करता है और हमें मिठाई देता है। मिठाई मतलब शहद देता है। बीहाइव में एक रानी होती है। यहाँ पे आप रानी देख रहे होंगे, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी नारी शक्ति का प्रदर्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो क्वीन भी होती है वही होती है जो इस बीहाइव की, एक छत्ते की, इस छत्ते की जो लीडर होगी वो होगी हमारी क्वीन बी। क्वीन बी का काम है अंडे देना और अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन दी हाइव। वहाँ भी आपको छत्ते में बहुत कम नंबर्स ऑफ पुरुष यानी कि मेल दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द बीज इन दी हाइव आर वर्कर बीज। ये सारी कामकाजी होती हैं, आलस नहीं दिखाती हैं। इसलिए आलस को त्यागिए और बी से कुछ सीखिए, यानी कि हमारी मक्खी आपको जो है एक उपदेश भी दे रही है कि काम कीजिए, आलस त्याग दीजिए। ये पूरा दिन काम करती हैं। इन वर्कर बीज को कैटेगरीज में बांटा जाता है। जो कौन बांटती है? हमारी क्वीन बी। आधे जो वर्कर बीज होते हैं वो बाहर जाते हैं अपनी पसंद के फूलों को छांटने, वहां से रस लेकर आते हैं और रस दे करके वो बाकी के बीज को देते हैं ताकि वो उनसे शहद का प्रोडक्शन कर सकें। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी हाइव। इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई राजा है, वो अपनी प्रजा को, बिना प्रजा के तो अपना नहीं चला सकता ना अपना राज्य। जब प्रजा ही नहीं है तो राजा किसके लिए काम करेगा? इसीलिए अगर रानी है, जो हमारी रानी मधुमक्खी है, उसको अपने साथ वर्कर्स यानी कि काम करने वाले ज़रूर चाहिए, तभी तो उसको रानी बनाया जाएगा। इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्कर बीज। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हनी नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बीज ही नहीं होंगी तो ना तो कोई शहद बन पाएगा, ना ही कोई नेक्टर कलेक्शन हो पाएगा, और फिर तो मधुमक्खी का कोई रेलेवेंस ही नहीं है क्योंकि उसका काम ही है हमें शहद देना। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल। यहाँ पे
आदमी जो है यानी कि जो पुरुष है उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सारा काम मोस्टली रानी का होता है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि कौन सी मधुमक्खी है जो अपने छत्ते को लीड करती है, तो वो हमारी होती है क्वीन बी। वर्कर बीज का काम अगर आपसे पूछा जाए तो उनका दो काम है, एक होता है नेक्टर इकट्ठा करना यानी कि जो फलों का रस है, अपने पसंद के फूलों को ढूंढ करके उन फूलों से रस लेना, और साथ साथ उन्हीं फूलों के रस को शहद में कन्वर्ट करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी जी हमारे इंडिया की अगर कोई बहुत फेमस, मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत फेमस फीमेल है, पर्सनालिटी है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। अगर सवाल किया जाए कि कर्नम मल्लेश्वरी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। हमारी कर्नम मल्लेश्वरी जी को 2000 सिडनी ओलंपिक्स में, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स हुए थे, इनको सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और ये ऐसी पहली महिला है, पहली महिला वेट लिफ्टर है जिनको ओलंपिक्स में मेडल मिला है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में जीता था ब्रॉन्ज, और साथ ही साथ इन्होंने अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड जैसे कई ऐसे पुरस्कार है जो इन्होंने जीते हैं। कुल मिला के इन्होंने 29 मेडल्स को अपने हक में लिया है। इन्होंने अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड की भी ये विजेता रही हैं। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है, फीमेल वेट लिफ्टर है जिन्होंने पहली बार ओलंपिक्स में मेडल जीता था, ब्रॉन्ज जीता था, तो वो है हमारी कर्नम मल्लेश्वरी जी, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के पहली ऐसी महिला बनी थी वेट लिफ्टिंग की जिन्होंने अपने देश के लिए ब्रॉन्ज लाई थी। साथ साथ ही किस कैटेगरी में लड़ती हैं? ये लड़ती हैं 54 केजीज की कैटेगरी में। इनकी कैटेगरी का अगर सवाल आएगा तो इनकी कैटेगरी है 54 केजीज। बहुत छोटी उम्र से इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू करी थी, इन्होंने 12 साल से वेट लिफ्टिंग शुरू करी थी, और आज की डेट में ये 130 किलोग्राम तक के वेट को उठा पा रही हैं। साथ साथ कर्नम मल्लेश्वरी जी की 4 बहनें हैं, वो भी इनके साथ साथ वेट लिफ्टिंग में आगे हैं। बिकॉज हम तो जानते हैं, जैसे आमिर खान जी ने कहा था कि हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है। तो यहाँ से आपके बहुत से सवाल, जैसे कि कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। कौन सी कैटेगरी में लड़ती हैं? 54 केजीज की कैटेगरी में लड़ती हैं। ओलंपिक में इन्होंने, ये पहली ऐसी महिला बनी जो 2000 सिडनी ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज लेकर के आई थी। साथ साथ इनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड जैसे अवार्ड भी इन्होंने अपने हक में लिए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तराखंड का एक बहुत फेमस जगह, वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की चादर समझ लीजिए इसको। इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर इन चमोली विलेज। सवाल बन गया है, उत्तराखंड में कौन सी ऐसी जगह है जिसको फूलों की चादर या वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है, या फिर वो जगह कहाँ है? तो वो है चमोली विलेज। चमोली विलेज कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? चमोली विलेज में है। तो सवाल बन गया कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? चमोली। चमोली कहाँ है? उत्तराखंड। अगला हम लोग देख रहे हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग आपने कई आर्ट्स में, कई साड़ियों में या कहीं वॉल्स पे देखी होगी। मधुबनी का नाम जो है वो बिहार के ही एक जगह से लिया गया है। ये जो आपको मधुबनी आर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, यानी कि बहुत क्लासी, बहुत ट्रेडिशनल आर्ट है। और ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन आने के साथ साथ ये आर्ट खत्म हो गया है, नहीं। मधुबनी की डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन के जो लोग हैं वो भी स्पेशली बिहार जा करके मधुबनी के फैब्रिक्स, मधुबनी की साड़ियाँ या फिर मधुबनी के बने हुए मिरर फ्रेम्स की डिमांड रखते हैं। यहाँ पे जो मधुबनी है वो नाम कहाँ से लिया गया है? इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार जिसका नाम ही मधुबनी है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बिहार का जिसके नाम पे ही हमने उस फोक आर्ट को रख दिया है। मधुबनी क्यों इंपॉर्टेंट है? मधुबनी में हम लोग डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस। चावल होता है,
चावल को सुखा करके उसको पीस लिया जाता है और उसको पीस करके उसमें डिफरेंट कलर्स को मिक्स किया जाता है। कलर्स का मिक्सचर करके इस तरह की पेंटिंग्स को बनाया जाता है। साथ साथ टू मेक देम इंडिगो, यानी कि जो नील 4 बूंदों वाला, राइट, उस इंडिगो को, हल्दी को और कई सारे ऐसे फूल होते हैं जिनको कलर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको पिसे हुए चावल में मिला करके यहाँ पे हम लोग मधुबनी की पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का कौन सा ऐसा फोक पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो कौन सा है? मधुबनी। मधुबनी को बनाया कैसे जाता है? चावल के आटे को या चावल को पीस करके उसमें कलर मिलाए जाते हैं। इंडिगो हो गया, नील हो गया, हल्दी हो गया, या फिर हम गुलाब की पत्ती से उनके कलर को एक्सट्रैक्ट करके इसमें मिक्स करके जो है मधुबनी पेंटिंग को किया जाता है। मधुबनी कहाँ की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी फोक आर्ट जो है वो कौन से स्टेट से या इंडिया के कौन से पार्ट से रिलेटेड है? तो वो है आपका बिहार। बिहार में एक जगह है मधुबनी, वहीं से हमने इसको अडेप्ट किया है और काफ़ी फेमस है। द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड एक्सेट्रा। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि मधुबनी किस चीज़ों को दिखाता है या किन चीज़ों को आप मधुबनी में देख सकते हैं, तो वो अपने मानव जीवन को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को या इसी से जुड़े किसी भी लिविंग बीइंग को दिखाने के लिए हम लोग मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपको यहाँ पे कई तरीके के फ्लावर्स दिखाए गए हैं। इन फ्लावर्स को आपने देखा तो होगा, लेकिन कई फूल ऐसे हैं जिनको देखने के बावजूद भी हमें उनकी महत्वपूर्णता नहीं पता होती। जैसे कि आपको दिखाया गया है कचनार फ्लावर, ये आपका कचनार फ्लावर है। कचनार का जो फूल है उसको सब्जी की तरह से खाया जाता है, उनको तोड़ करके, धो करके उनकी सब्जी बनाई जाती है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फूल है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा फूल है जिसको आप सब्जी के तौर पे खा सकते हैं, तो वो है आपका कचनार फ्लावर। केले का फूल शायद ही कभी देखा हो, या देखा हो तो कभी सोचा नहीं होगा कि केले के फूल को फूल की तरह ही खाया जाता है। केले के फूल में यहाँ जो आप देख रहे हैं, इनमें बीज होते हैं, इनमें सीड्स होती हैं और उस फूल को तोड़ करके उनकी सीड्स को निकाल करके उन सीड्स को डायरेक्टली इनटेक किया जाता है। तो कौन सा फ्लावर है जिसको फूल के तौर पे या सीड के तौर पे खाया जाता है? ईटन एज फ्लावर एज वेल एज सीड। तो वो कौन सा फूल है? हमारा बनाना का फ्लावर, यानी कि केले का फूल। सहजन के फूल आपने सुने होंगे, सहजन के फूल को हम पकोड़े बना करके खाते हैं। सर्दियों का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लीजिए कि सहजन के फूल को तोड़ करके उनको बेसन में, मसाले में लपेट करके उनसे एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पकोड़े। फ्लावर्स यूज्ड एज मेडिसिन, कई ऐसे फूल हैं, आपने पेड़ों और पौधों के बारे में सुना है कि उन पौधों को या उन पेड़ों को हम लोग औषधि या फिर मेडिसिन के रूप में हम लोग जिनको ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे फूल भी होते हैं जिनको हम लोग औषधियों के रूप में लेते हैं। तो हिबिस्कस, हिबिस्कस सबसे बड़ा प्लांट ऐसा माना जाता है कि जो हिबिस्कस का फूल है वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिबिस्कस इज़ ए मेडिसिनल फ्लावर, यानी कि एक औषधीय फूल है। गुलाब, गुलाब की तो आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी। गुलाब का इत्र होता है, गुलाब का केवड़ा होता है, ठीक है, गुलाब जल होता है। तो जो गुलाब जल है उसको हम लोग अपनी आँखों में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है, साइंटिस्ट का मानना है कि जो गुलाब जल होता है वो आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जास्मिन और लेवेंडर, लेवेंडर का जो फूल होता है पर्पल कलर का, बहुत सुंदर और बहुत ही खुशबूदार फूल होता है। लेकिन आपको पता है लेवेंडर का जो फूल होता है उसको मच्छर, मक्खी ये सब भगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेवेंडर के फूलों का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो लेवेंडर के ऑयल होता है, उसको यूज़ करके मच्छर भगाने में, मक्खियाँ भगाने में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आपको बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके सीटेट के पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि कौन सा ऐसा फूल हो गया जिनको पकौड़े के रूप में इनको खाया जाता है विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। कौन सा ऐसा फूल है जिसको मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है? हिबिस्कस आपका यूज़ होता है हेयर्स के लिए, रोज़ आपका यूज़ हो रहा है आइज़ के लिए, जैस्मिन को हम लोग स्किन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि जैस्मिन के जो ऑयल्स होते हैं वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेवेंडर को हम लोग मक्खी, मच्छर ये सब भगाने के लिए हम लोग इनके ऑयल का यूज़ करते हैं।
जैसे हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज को भगाना हो तो अपने घर में लेवेंडर के ऑयल का यूज़ करके आप लोग मक्खियों को और मच्छरों को क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं। फूलों का काम हमने देख लिया, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी हैं जिनको कलर बनाने के लिए यूज होता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग में क्या हो रहा है, हम लोग नेचुरल चीज़ों के कलर को ले करके और उनको चावल के उसमें मिक्सचर में मिला करके हम लोग कलर बना रहे हैं। सिमिलरली कई ऐसे फूल होते हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उनको सुखा कर, उनको पीस कर उनसे कलर एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे कि आपका मेरीगोल्ड है, गेंदे का फूल आपने सबने देखा होगा। जो गेंदे का फूल होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। तो इन फूलों को सुखा करके उन फूलों के कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको मिक्स करने के लिए कई जगह आटा यूज़ किया जाता है, कई जगह हम लोग सिर्फ चावल का आटा यूज़ करते हैं, क्योंकि चावल का कलर क्लीन वाइट होता है तो कलर पकड़ना बहुत आसान होता है। रोज़ होता है, रोज़ का कलर होता है एकदम गहरा लाल। तो जो गुलाल असल में पहले टाइम में यूज़ किए जाते थे वो यही होते थे। आजकल तो आर्टिफिशियल कलर्स आ गए हैं, और आर्टिफिशियल कलर्स जो होते हैं उनका नुकसान आपकी आइज़ पे, आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, कई लोगों को तो आर्टिफिशियल कलर से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसीलिए, और होली तो आने ही वाली है, तो कोशिश कीजिए कि आप इन्हीं फूलों का इस्तेमाल करके अपने घर में अपने रंग बनाइए, खुद भी सेफ रहिए और सामने वाले को भी सेफ रखिए। तो जैसे मेरीगोल्ड का फूल आप ले सकते हैं, उनको सुखाइए, पीसिए, चावल के आटे में मिक्स कीजिए, किसी पाउडर में मिक्स कीजिए, खुशबू भी देगा और साथ साथ कलर भी देगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सेफ रखेगा। रोजेज हैं, हिबिस्कस का फूल, जीनिया का फूल होता है, एक ब्लूइश कलर का फ्लावर होता है, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें एक इंडिगो ब्लू कलर का शेड आता है और इतना प्यारा ब्लू कलर देता है। तो यहाँ पे इन्हीं कलर्स को हम लोग डाई के लिए भी यूज़ करते हैं। जो कपड़े रंगे जाते हैं, मम्मी की चुन्नी लीजिए सफ़ेद कलर की, और उस पर लगाइए ये कलर, फिर देखिए आपके फूल आपकी चुन्नियों को कितना खूबसूरत बना देंगे। तो ये कुछ फूल, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कौन से ऐसा फूल है जिनको आप कपड़े डाई करने के लिए या फिर जिनको आप कलर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। उनमें जो सही ऑप्शन आपको लगे उसको आप टिक कर सकते हैं। जैसे आपका मेरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल, रोज़ यानी गुलाब का फूल, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल, और जीनिया फ्लावर जो होता है वो नीले रंग का होता है, बहुत सुंदर फूल होता है। अब आ जाते हैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। कन्नौज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जो जगह है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का ये फेमस डिस्ट्रिक्ट जो है इत्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। असल में इसको इत्र नहीं, इसको कहा जाता है अतर। एक मुगल वर्ड, उर्दू वर्ड अतर होता है, ठीक है। हम इसको इत्र ना बोल करके, क्योंकि इत्र हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो क्यों ना जब हम इतनी खूबसूरत जगह के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो उसका सही शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग इसको यूज़ करते हैं अतर बनाने के लिए। यहाँ पे कई सारे ट्रकों में भर के इतने तरीके के फूल जाते हैं और उन फूलों से नेचुरल परफ्यूम यानी कि अत्र बनाए जाते हैं। इनसे रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल, केवड़ा वाटर और कई तरीके के इत्र ऐसे होते हैं, अत्र होते हैं जो इनसे बनाए जाते हैं। तो कौन सा यूपी का ऐसा फेमस डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ऐसा ज़िला है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अत्र बनाने के लिए, या जो अपने अत्रों के लिए फेमस है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आपका कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। या फिर अगर आपसे सवाल ही कर लिया जाए कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट अपने किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो कौन सी चीज़ है? वहाँ का अत्र। अगर वहाँ पे स्पेलिंग ये आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई लोकल जगह पे इसको इत्र भी कहा जाता है। अब ये ITR लग रहा है, लेकिन ये इत्र होता है। अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। कोयल बर्ड। 3 इडियट्स तो सबने देखी होगी। उसमें वीरू सहस्त्रबुद्धे जी अपना जब इंट्रोडक्शन देते हैं वो क्या लाते हैं? घोंसला लाते हैं, घोंसले में अंडे लाते हैं, राइट। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो अंडे से क्या दिखाते हैं कि जो कोयल बर्ड होती है, जो कोयल होती है, कितना मीठा गाती है, कितना सुरीला गाती है। लेकिन बात यह है कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल सिर्फ इधर से उधर घूमती है, और जब उसको अंडे देने की बारी आती है तो वो अपने अंडे देने के लिए क्या यूज़ करती है? क्रो का घोंसला, यानी कि जो कौवा होता है, कौवे के घोंसले में जो है कोयल अपने अंडे देती है, और वहीं पर उनको जो कौवा होता है वो अपने ही अंडों के साथ साथ उस कोयल के अंडे को भी अच्छे से एकदम गर्म करता है, उसमें से अंडे फूटते हैं, बच्चे निकलते हैं।
तो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती? वो होती है हमारी कोयल बर्ड, क्योंकि वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, यानी कि जो क्रो का घोंसला होता है उसमें अंडे देती है। और क्रो जिसको फर्क नहीं करना, क्रो क्या है, वो रेसिस्ट नहीं है, वो एक अच्छा पक्षी होते हुए क्या करता है, कोयल के भी जो अंडे होते हैं उनको अपने घोंसले में रखता है, उनको वही ट्रीटमेंट देता है जो अपने अंडों को देता है, ठीक है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो यहाँ पे कोयल के अंडों को भी कौवा ही बॉन्ड करता है और उनसे बच्चे निकलते हैं। अब यहाँ पे हम कई तरीके के ऐसे पक्षियों को देखेंगे जो पक्षी अपना घोंसला किस तरीके से बनाते हैं। सबको पता है पक्षी जो होते हैं वो घोंसला कहाँ बनाते हैं, पेड़ पे, लेकिन सभी पक्षी अपना घोंसला पेड़ पे नहीं बनाते। जैसे कि जो क्रो है, यानी कि जो कौवा है, वो बहुत ही कोई ऊंचा एक पेड़ ढूंढेगा, बहुत किसी ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाएगा। जो डव होता है, डव यानी कि जो आपका कबूतर होता है, जो आपका कबूतर होता है वो कैक्टस के प्लांट पे, यानी कि जो डेजर्ट एरिया वाला प्लांट है, कैक्टस सिर्फ डेजर्ट में नहीं मिलता, असल में कुछ लोकल कैक्टस होते हैं जो आर्टिफिशियल कैक्टस होते हैं, जो यहाँ भी आपको लोकल एरियाज में या किसी भी जंगल में या फिर किसी पार्क में अगर आप गए होंगे तो आपको लोकल कैक्टस यानी कि जो आर्टिफिशियल कैक्टस है वो वहाँ आपको दिख जाएंगे। तो या फिर जो मेहंदी की श्रब होती है, मेहंदी की जो झाड़ होती है, जो मेहंदी के फूल पत्तियां होती हैं, उनमें अपना घोंसला बनाता है। क्योंकि फायदा ये है कि ये जो पेड़ होते हैं, जो कैक्टस या जो ये मेहंदी का जो झाड़ होता है, ये बहुत घना होता है और इसमें जो है अपने घोंसले को छुपा पाना बहुत ज़्यादा आसान है। छुपाना क्यों है? क्योंकि कोई चील या कोई बड़ा पक्षी जो है उसके अंडों को या उस पर हमला ना कर सके, उस पर बच्चों पर हमला ना कर सके। तो इसीलिए जो कबूतर है वो अपना नेस्ट कहाँ बनाएगा, या तो कैक्टस की थॉर्न्स में यानी कि झाड़ियों में, या फिर जो मेहंदी की श्रब्स होती हैं, जो मेहंदी के छोटे पेड़ होते हैं, उनमें अपना घोंसला बनाता है। स्पैरो और पिजन, कबूतरों से हर कोई परेशान है, राइट? आप जगह जगह देखेंगे एसी पे घोंसला बना होता है। आपकी कोई बिल्डिंग होगी बड़ी सी, उस बिल्डिंग के किसी कोने पे कोई कबूतर का घोंसला आपको आसानी से दिख जाएगा। तो जो स्पैरो और पिजन होते हैं वो आपके अपने घर के आसपास बहुत दिख जाएंगे और ये अपना घोंसला कहीं भी किसी भी चीज़ के टॉप पे या किसी भी बिल्डिंग के कोने पे अपना घोंसला बना लेते हैं। जैसे आपको कबर्ड पे उनका, अगर आपके घर में अलमारी होगी, आपकी अलमारी में आपको इनका घोंसला दिख जाएगा। किसी मिरर के पीछे अगर कोई ब्लैंक स्पेस है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबूतर का घोंसला आपको दिखेगा। किसी लेज पे यानी कि जो किसी बिल्डिंग का जो कोना होता है वहाँ उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो वहाँ भी अपना घोंसला बना लेता है। अगली तरफ आते हैं, यहाँ पे कई और ऐसे पक्षी हैं, कितने सुंदर पक्षी और उतना ही सुंदर उनका घोंसला भी होता है। बार्बेट एक चिड़िया होती है जिसको कॉपरस्मिथ के नाम से भी जाना जाता है, मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स में आती है, ठीक है। यहाँ पे रेयरली आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप बर्ड लवर हैं तो आपने बार्बेट्स को ज़रूर देखा होगा, जो कॉपरस्मिथ होती हैं उनको ज़रूर देखा होगा। इतनी रंग बिरंगी चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बना रही है? इन अ होल या फिर इन अ टी ट्रंक। किसी भी पेड़ का जो मोटा तना होता है उसमें जो है जो छोटे मोटे होल्स होते हैं वहाँ ये अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि इनको जो है बेसिकली छुपना है किसी भी बड़े पक्षी से, तो वहाँ पे अपने आप को छुपा करके वहाँ अपना घोंसला बनाती है, वहीं बच्चे पैदा करती है और अपने बच्चों को खाना भी वहीं ला करके देती है। टेलर बर्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो दर्जी है। ये क्या करेगी? इस तरीके के घोंसले बनाएगी। कोई भी दो पत्ती, कोई बड़ी विशालकाय पत्ती होंगी, उनको आपस में जो है ये सीती हैं, यानी कि सिल करके एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत घोंसला जो है इनसे तैयार किया जाता है। टेलर बर्ड यूजेज इट शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बश। इसकी जो बीक है, यानी कि इसकी ये जो चोंच है, बीक इतनी शार्प होती है कि ये किसी भी छोटे मोटे ट्विग को या किसी छोटा मोटा जो पेड़ का किसी भी उसका कोई छोटा सा हिस्सा मिल जाए तो उसको दो जो पत्तियां हैं उनको आपस में इस तरीके से सिल लेती हैं और सिल करके उनसे घोंसला तैयार होता है और वहीं पे अंडे देती है, इट लेज इट्स एग्स, और साथ साथ उस लीफ को वो फोल्ड कर देती हैं ताकि एक घरौंदा सा बन जाए। तो इतना सुंदर पक्षी है तो सुंदर सा घोंसला होना तो लाजमी सी बात है। सिमिलरली यहाँ पे सनबर्ड है, यहाँ पे आपको ये सनबर्ड दिख रही होगी, बहुत खूबसूरत पक्षी। सनबर्ड क्या करती है? ये एक ऐसा घोंसला बनाएगी जो आपकी ब्रांच पे लटकेगा। ये जो घोंसला है ये आपको एक जगह पे टिका हुआ नहीं दिखेगा कभी भी, ये लटकता हुआ होता है।
जो लटकता हुआ घोंसला होगा वो किसका होगा? सनबर्ड का होगा। इसको हैंगिंग नेस्ट भी बोला जाता है। बारबेट, अगर आपसे पूछा जाए बारबेट चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बना रही है? ट्री ट्रंक में बना रही है या फिर किसी होल में बना रही है। आपसे पूछा जाए टेलर बर्ड किस तरीके का घोंसला बना रही है? तो स्टिच करके, यानी कि सिला हुआ घोंसला। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी बर्ड है जो पत्तियों को सिल के अपना घोंसला बना रही है, तो वो कौन सी है? टेलर बर्ड है। नाम से ही पता चल रहा है दर्जी है, बहुत आसान है। सनबर्ड अपना घोंसला कहाँ बना रही है? या कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला हैंगिंग होता है, झूलता हुआ होता है? तो वो कौन सी है हमारी? वो हमारी सनबर्ड है। अगली प्रश्न पे आते हैं। वीवर बर्ड, जहाँ पे मेल का काम बहुत ज़रूरी है। जो मेल वीवर बर्ड होता है वो एक बहुत सुंदर घर तैयार करता है। आमतौर पे भी तो यही होता है। अगर किसी भी लड़की को अगर शादी करनी है तो वो क्या सोचेगी? एक सुंदर सा घर होना चाहिए। तो यहाँ भी हमारी जो फीमेल वीवर बर्ड्स है वो क्या सोचती है कि मैं उसी घर में जाऊंगी जो घर बहुत सुंदर होगा। तो यहाँ पे जो मेल वीवर बर्ड है उसको बनाना है घोंसला, और ये घोंसला होना चाहिए बहुत खूबसूरत। जिस भी मेल वीवर बर्ड का घोंसला उसको सबसे सुंदर दिखेगा, सबसे उसकी संरचना एकदम उसको एकदम यूनिक लगेगी, तो जो वीवर बर्ड है, जो फीमेल वीवर बर्ड है, वो वहीं पे आएगी। ये पहले अपने तरीके के घोंसले को ढूंढेगी जिसका कॉम्पोजिशन, जिसकी संरचना उसको सबसे यूनिक लगेगी, सबसे सुंदर लगेगी, बनावट अच्छी होगी, सेफ्टी होगी। वहीं पे फीमेल बर्ड जो है वो क्या करेगी? फीमेल वीवर बर्ड वहीं पे अट्रैक्ट होगी और वहीं पे अपने अंडे देगी और वहाँ से निकल जाएगी। साथ साथ वीवर बर्ड का सबसे जो इम्पॉर्टेंट वो है वो यही है कि कौन सा ऐसा घोंसला है या कौन सा ऐसा पक्षी है जहाँ पे मेल घोंसला बना रहे हैं और मेल उस घोंसले को बना करके फीमेल वीवर बर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा है? वीवर बर्ड। यहाँ पे पुरुषों का योगदान दिख गया है। यहाँ पे आपको कई तरीके के जानवरों के दांतों के बारे में बताया जाएगा। दांत कई तरह के होते हैं लेकिन हर जानवर के दांत का अलग अलग उपयोग है। जैसे हमारी काऊ है, काऊ के जो दांत होते हैं वो आगे के दांत काफ़ी शार्प और लंबे होते हैं, लेकिन जो उनके पीछे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। आपको पता होगा काऊ क्या है? रूमिनेंट है, यानी कि चरने वाले जानवर हैं। तो काऊ और बफेलो जैसे जो जानवर होते हैं उनको आगे के दांत, या जैसे बकरी होती है उनको आगे के दांत बड़े दिए जाते हैं और शार्प दिए जाते हैं, क्योंकि आगे के दांत से उनको क्या करना है? किसी भी पेड़ की टहनी से या किसी भी घास को क्या करना है? खींचना है। तो खींचने के लिए क्या जरूरी है कि आगे के दांत कैसे हो? स्ट्रॉन्ग हो, बड़े हो। तो काऊ के जो टीथ है शॉर्ट फॉर स्निपिंग ग्रास, यानी कि घास को खींचने के लिए, और जो साइड्स के हैं उनको वो रूमिनेंट्स यानी कि चराने के लिए जो है उनको यूज करती हैं। काऊ को, बफेलो को, गोट को हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट, जो चरने वाले जानवर हैं। कैट के जो टीथ होते हैं आपने देखा होगा, कहते हैं ना बिल्ली काट लेगी, तो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मीट कटिंग चाहिए। उनको क्या खाना है? उनको तो चूहा पकड़ के खाना है। अब जब चूहे का मीट निकालेंगी तो किससे निकालेंगी? अपने शार्प दांतों से। तो कैट के जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। स्नेक्स, ऑब्वियस सी बात है, सांप है, सब डरते हैं। अब जब जहर है तो कंटीला दांत तो अवश्य ही होगा। तो एक शार्प कर्व टीथ होता है क्योंकि इनके दांत इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, सीधे नहीं होते, मुड़े हुए होते हैं। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। आपने देखा होगा सांप कभी भी अपने शिकार को चबाता नहीं है, वो क्या करता है? अपने खाने को सीधा निगलता है। और निगल के सांप का क्या तरीका है कि वो पहले जकड़ेगा, जकड़ के पहले देखेगा कि क्या ये जो मेरा जो खाना है, जो मेरा प्रे है, क्या मैं इसको अपने अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जकड़ने का मकसद क्या है? यही है, चबा तो सकता नहीं, तो वो सीधा क्या करेगा? आपको जकड़ेगा, आपके बॉडी साइज को पूरा मेजर करेगा कि ये मेरे अंदर आने के लायक है कि नहीं है। और इसीलिए स्नेक्स ऑलवेज स्वेलो देयर फूड, कंप्लीटली स्वेलो करते हैं, कभी उसको चबाते नहीं हैं। बट स्टिल दे हैव शार्प कर्व टीथ। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो घास चबाने के लिए, या फिर जो रूमिनेंट्स हैं, जो काऊ है, बफेलो है, उनके टीथ किस लिए ऐसे काम करते हैं, तो जो शॉर्ट टीथ हैं वो स्निपिंग ग्रास यानी कि घास को खींचने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उनके जो बाकी के दांत हैं पीछे के, उनको घास को चबाने के लिए, पत्तियों को चबाने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, गिलहरी सबने देखी है, गिलहरी, चूहा।
आपने देखा होगा गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ अपने 2 हाथों को पकड़ के कुछ ना कुछ उसको मुंह में लेके चबाती है। असल में होता ये है कि स्क्विरल या फिर जो छोटे रॉडेंट्स होते हैं उनके दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते हैं, और पूरी ज़िंदगी दांत बढ़ेंगे तो पता नहीं कहाँ ही जाएंगे। तो उन दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए स्क्विरल को या चूहे को या हैमस्टर्स को क्या करना पड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ चबाना पड़ता है। इनके प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्नोइंग। ओके, दे हैव टू कीप ग्रोइंग, ताकि उनके जो दांत है वो बढ़ने से रुक सके। अगर दांत बढ़ जाएंगे तो सही नहीं रहेगा। इसीलिए स्क्विरल के हाथ में आप कभी मूंगफली, किसी भी तरीके का कोई भी नट देखते होंगे जिसको वो डायरेक्ट नहीं खाती है, हमेशा वो क्या करती है, उसको ग्नॉ करती है। ग्नॉ करने से क्या होगा, जो टीथ बढ़ रहा है उसकी शेपिंग हो जाएगी, ताकि वो जो टीथ की जो शेप है वो वहीं पे रुक जाए और बढ़ ना पाए। तो बेसिकली कौन से ऐसे जानवर हैं या कौन से ऐसे जीव हैं जिनके टीथ बढ़ते हैं, तो वो कौन से होते हैं, स्क्विरल्स होते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी रोडेंट, यानी कि जैसे चूहा हो गया, ठीक है, या फिर हैमस्टर हो गए, गिनी पिग्स हो गए। तो ये लोग क्या होते हैं, ये रोडेंट्स होते हैं जिनके दांत लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, और उन दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए ये लोग नॉइंग का यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ चबाने का यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनके दांत बढ़ते रहते हैं, तो वो हमारी स्क्विरल या कोई भी रोडेंट होता है। साथ साथ कौन सा ऐसा जीव है जिसको अपने दांतों की बढ़त को रोकने के लिए ग्नॉइंग करनी पड़ती है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो भी हमारे रोडेंट्स होते हैं, स्क्विरल्स होती हैं। या स्क्विरल अपना खाना किस प्रोसीजर से खाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्नॉइंग कहते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक का जो पौधा होता है वो आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन पौधा नहीं है ये। डेजर्ट ओक का जो पौधा है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया का ये पौधा इतना विशालकाय होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो उसके अपने साइज से 30 गुना तक नीचे जाती है। सबसे ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें उसके साइज के 30 गुना मुताबिक तक नीचे जाती है, वो आपका डेजर्ट ओक होता है। इसकी जो जड़ें हैं वो इसके पेड़ से भी बड़ी होती हैं। बहुत अंदर अगर आप ज़मीन में देखेंगे तो इसकी जड़ें आपको वहाँ ज़मीन के अंदर तक भी मिलेंगी। तो ये पौधा जो है इसकी डीप रूट्स होती हैं, बहुत फैली हुई रूट्स हैं, जो क्या नियरली 30 टाइम द हाइट ऑफ ट्री, अपनी हाइट के 30 गुना तक जाती हैं इसकी जड़ें। इसकी एक बहुत खास बात है कि ये जो ट्री है, क्योंकि ये एक डेजर्ट ट्री है, आपने कैमल तो सुना ही है। कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट। कैमल के पास क्या होता है, हम्प होता है। उसको बोलते हैं ना कि अपना खुद का मिल्टन लगा के घूमता है। ये जो हम्प है ये इसका खुद का मिल्टन है, यानी कि क्या करता है, पानी और खाने को 2-3 दिन तक स्टोर कर सकता है। इसको डेजर्ट ओक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये भी अपने अंदर जो इसकी ट्रंक होती हैं वो पानी स्टोर करती हैं। इसमें जो जमा हुआ पानी है वो वहाँ के मनुष्य या जो वहाँ के लोकल ट्राइबल एरियाज के रहने वाले जो लोग होते हैं वो इसके ट्रंक में जमा हुए पानी को यूज़ करते हैं अपने सेवन के लिए। वहाँ पे छोटे छोटे 3 पतले पाइप लगाए जाते हैं जो स्टोर वाटर होता है उसको यूज़ करने के लिए। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सा ऐसा ट्री है जो पानी स्टोर करता है और जिसके पानी को जो है लोग अपने इंटेक के लिए, अपने सेवन के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, तो वो है आपका डेजर्ट ओक। या फिर आपसे सवाल किया जाए डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो वो कौन सी जगह पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डेजर्ट ओक की जो खासियत है वो यही है कि उसकी जो जड़ें हैं वो अपने से 30 गुना तक नीचे फैल सकती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। माघ बिहू। माघ एक महीना है, ठीक है। माघ बिहू बेसिकली इज अ फेस्टिवल, जो कि बिहू तो आपको पता ही होगा असम का फेस्टिवल है। माघ बिहू जो है वो बनाया जाता है 14 और 15 जनवरी। 14 जनवरी को जैसे आप लोग जानते हैं हम लोग जगह जगह मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन करते हैं। गुजरात जैसी जगह पे पतंगे उड़ाई जाती हैं, यूपी जैसी जगह पे तिल के पकवान बनते हैं, और सिमिलरली असम जैसी जगह पे माघ बिहू में 14 और 15 जनवरी को, यानी कि 1 और 2 माघ, यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ 14 जनवरी से माघ की शुरुआत हो जाती है। पहला माघ पड़ता है 14 जनवरी, दूसरा माघ पड़ता है 15 जनवरी। तो माघ के महीने में जो बिहू फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं माघ बिहू, जो कि 1 और 2 माघ यानी कि 14 और 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 10वां महीना है जो माघ का महीना है।
माघ का महीना 10वां महीना है। आप लोग सोच रहे होंगे जनवरी तो पहला महीना होता है, राइट? लेकिन नहीं, हम लोग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो माघ का जो महीना होता है वो 10वां महीना होता है, ठीक है। और जनवरी में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिसको फर्स्ट एंड सेकेंड माघ कहा जाता है। जो इसका पहला दिन होता है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट माघ है, जो हमारा 14 जनवरी है, उसको कहा जाता है उरुका। इस फेस्टिवल का नाम ही उरुका रखा गया है पहले दिन के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे दे बिल्ड अ टेम्पररी शेड कॉल्ड भेला घर। वहां पे एक टेम्पररी शेड बनाया जाता है जिसको हम लोग भेला घर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो असम में बनाया जा रहा है इन दी मंथ ऑफ माघ या फिर इन दी मंथ ऑफ जनवरी? तो वो कौन सा है? माघ बिहू। माघ बिहू के पहले दिन को हम लोग क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। उरुका में किया क्या जाता है? उरुका में एक टेम्पररी शेड यानी कि एक छोटा सा घरौंदा टाइप बनाया जाता है और उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है भेला घर। और वहां पे क्या होता है? वहां पे कम्युनिटी फीस्ट होती है, यानी कि पूरे गांव के लोग मिल करके वहां पे भोजन करते हैं। गांव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को क्या मिलती है? वो होती है यूनिटी, यानी कि एकता। किसी भी फंक्शन को, किसी भी फेस्टिवल को वहां पे मिलजुल कर बनाया जाता है। किसी भी गांव में आप चले जाओ, आप किसी भी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में चले जाओ, तो आपको दिखेगा कि गांव के हर एक व्यक्ति अपने तरफ से जितना योगदान हो सके उस फेस्टिवल के लिए, वो उस फेस्टिवल में उतना योगदान देने की पूरी कोशिश करता है, संपूर्ण कोशिश करता है। और इसीलिए माघ का जो फेस्टिवल है, जो असमी फेस्टिवल है, वहाँ पे लोग भेला घर में जाते हैं। भेला घर में जा करके वहाँ बनती है एक बहुत ही प्यारी डिश जिसका नाम है बोरा। बोरा एक ऐसा चावल है असम का जिसको वहाँ पे बनाया जाता है और इस चावल को मिर्ची के साथ, कभी गुड़ के साथ वहाँ पे खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी राइस होता है, बहुत चिपकने वाला चावल होता है, क्योंकि इनमें जो मांड होता है, जो स्टार्च होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो क्या करता है? चावल को आपस में पकड़ लेता है, उसको बांध लेता है। तो इसी स्लाइड में से हम लोग देख सकते हैं आपके कितने सारे प्रश्न यहाँ बनेंगे। असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू है। असम में माघ की शुरुआत किससे होती है? माघ बिहू से होती है। माघ बिहू क्या है? असम का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको किस लिए बनाया जा रहा है? माघ की शुरुआत के याद में बनाया जा रहा है कि माघ का जो महीना है वो फाइनली आ चुका है। तो ये लोग माघ को इस तरीके से वेलकम करते हैं, वहां पे माघ बिहू बनाते हैं। कब बनाया जाता है? फर्स्ट एंड सेकेंड माघ को, यानी कि पहली और दूसरी तारीख को, जो कि 10th मंथ ऑफ असमी कैलेंडर है। साथ साथ उरुका क्या है? उरुका जो आपका माघ बिहू है उसका पहला दिन है। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि माघ बिहू के पहले दिन को क्या कहा जाता है, तो उरुका कहा जाता है। साथ साथ भेला घर क्या है? तो माघ बिहू में जो टेम्पररी शेड्स बनाए जाते हैं, टेम्पररी शेड्स क्यों बनाए जा रहे हैं? कम्युनिटी फेस्ट के लिए। कम्युनिटी फेस्ट के लिए कौन से छोटे घरौंदे बनाए जा रहे हैं? उनको हम लोग बोलते हैं भेला घर। भेला घर में कौन सी डिश खाई जाती है जो पूरी कम्युनिटी मिलकर के एक साथ खाती है? तो वो होता है बोरा राइस। अगर आपसे पूछा जाए बोरा राइस कहाँ का है या फिर असम का ऐसा कौन सा चावल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो कौन सा होता है? हमारा बोरा राइस होता है। साथ साथ इस चावल की खासियत क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, यानी बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। अब आते हैं मुक्तापुर विलेज पे। मुक्तापुर जो विलेज है वो पोचमपल्ली टाउन में है। पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना जो हमारा राज्य है वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में मुक्तापुर है और मुक्तापुर के ही जो फैमिलीज हैं वो सारी बुनाई का काम करती हैं। वो काम करती हैं वीविंग का, वो वीवर्स हैं यानी कि बुनकार हैं। यहाँ पे बुनाई होती है फैब्रिक की और इसीलिए यहाँ का जो फैब्रिक है उसको पोचमपल्ली के नाम से ही जाना जाता है। ये जो फैब्रिक होता है ये कई साड़ियों के पैटर्न में, ठीक है, और कई तरीके के आपको टेबल क्लोथ्स में इस तरीके के यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सा ऐसा गांव है तेलंगाना का जिसको उसके फैब्रिक के लिए जाना जा रहा है, जिसकी फैब्रिक ही उसकी खासियत है, तो वो कौन सा गांव है? हमारा मुक्तापुर विलेज। मुक्तापुर विलेज कहाँ है? पोचमपल्ली टाउन में। और उस नाम का, उसी नाम को लेकर के उसने अपने फैब्रिक का नाम रखा है। पोचमपल्ली टाउन ने अपने फैब्रिक को नाम दिया है पोचमपल्ली फैब्रिक। कहाँ से बिलोंग करता है? तेलंगाना से, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे।
कई ऐसे मसाले जो आपके घर में हैं, लेकिन उन मसालों का यूज़ आपको, कई मसाले ऐसे हैं जिनका यूज़ आपको नहीं पता। हल्दी जो कि हमारे यहाँ शगुन में बहुत यूज़ होती है, लेकिन साथ साथ क्या आपको पता है हल्दी एक बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के युद्ध के समय में वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता था कि आया इंजेक्शन लगाया, बीटाडीन लगाई और ख़त्म हो गया, नहीं। पुराने टाइम में हल्दी जैसे मसाले को, हल्दी की जो गांठ होती है उसको ले करके उसको पीसा जाता है, उससे पीस करके लेप बनाए जाते थे, उस लेप को लगा करके घाव को भरा जाता था। तो जो आपके घर के मसालों में एक ऐसा स्पाइस जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, इट इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसको रिच कर रही हैं कि हम लोग इसको जो है किसी भी घाव पे लगा करके किसी भी घाव को हम लोग जल्दी से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ बाहरी घाव नहीं, आपको अगर चोट लगती है, कहीं गुम चोट है जो आपको नहीं दिख रही ऊपर, लेकिन आपको दर्द बहुत है, तो क्या कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध पियो, क्योंकि हल्दी आपके उस दर्द को खींचेगी। तो एक प्रश्न कि कौन सा ऐसा मसाला है या विच इज़ द स्पाइस दैट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द वुंड्स, जिनको वुंड्स के लिए यानी कि घावों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, या जिनको चोट लगने पे जो है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा स्पाइस है? टर्मरिक यानी कि हल्दी। कौन सा स्पाइस है जिसको हम लोग स्वीट के साथ साथ स्पाइसी में भी यूज़ कर रहे हैं? वो हमारी होती है काली मिर्च। आपने देखा होगा कई लड्डू बनाने में या फिर कई मिठाइयों को बनाने में अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि चुटकी भर काली मिर्च डाली जाती है। साथ साथ काली मिर्च जो है आपके गले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए अगर किसी भी तरीके का मीठा बनाया जाता है तो उसमें अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि ब्लैक पेपर क्या करती है, आपके गले में उस चीज़ को रुकने नहीं देती। तो ब्लैक पेपर कौन सा ऐसा मसाला है जिसको स्वीट यानी कि मीठे में एज वेल एज हम उसको स्पाइसी चीज़ों में भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा मसाला कौन सा है? ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। अगली चीज़ हम देख रहे हैं क्यूमिन, यानी कि आपका जीरा। जीरा जो है बेसिकली आपके जो खाना बनता है, खाने में तेल डलेगा, घी डलेगा, जीरे को उसमें डाला जाता है, जीरा नाचता है उसमें। आपने देखा होगा जब भी मसाले में आप जीरा डालते हो तो वो नाचता है, तो वो नाच नाच के क्या कर रहा है? अपनी फ्रेग्रेंस को यानी कि अपनी खुशबू को अपने खाने में छोड़ रहा है। जीरे का यूज़ हम करते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, साथ साथ ये आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी। लेकिन जो मेन काम है इसका वो ये है कि वो आपके खाने में फ्रेग्रेंस देगा, आपके खाने की खुशबू देगा, आपके खाने का जायका बढ़ाएगा। तो कौन सा ऐसा स्पाइस है जिसको फ्रेग्रेंस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं? वो है आपका जीरा। स्पाइस दैट इज यूज्ड टू कीप स्टमक हेल्दी एंड रिफ्रेश अवर माउथ। किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, बिल मांगते हो, वेटर बिल के साथ साथ आपको एक मीठी सी चीज़ भी देता है जो आपकी होती है फेनल। फेनल को हम लोग हिंदी में कहते हैं सौंफ। सौंफ के दो काम है। पहला काम कि आपके माउथ को फ्रेश रखेगा। आप रेस्टोरेंट में जाके सौंफ क्यों खाते हो? ताकि आपके मुंह में अगर कोई गंदी स्मेल किसी खाने की रह गई है तो वो आपके माउथ को फ्रेश कर दे। साथ साथ ये आपके स्टमक को हेल्दी रखेगा, यानी कि जो आपका पेट है, आपका जो गुड हेल्थ है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो नेम द स्पाइस दैट इज यूज्ड टू मेक योर माउथ फ्रेश, तो वो कौन सा है? फेनल सीड यानी कि सौंफ। साथ साथ कौन सा ऐसा सीड है, कौन सी ऐसी स्पाइस है जिसको आप अपने गुड को हेल्दी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं? वो भी आपका फेनल यानी कि सौंफ है। स्पाइस दैट इज यूज्ड टू सूथ द पेन इन आवर टीथ। अगर आपके दांत में कभी दर्द होगा, कभी दादी नानी को बताओगे, तो दादी नानी ये नहीं बोलेगी कि डेंटिस्ट के पास जाओ, दादी नानी बोलेगी कि दांत में लौंग दबाओ। यहाँ पे जो क्लोव है, क्लोव का मतलब जो आपकी लौंग होती है, इस लौंग का काम ही यही है कि अगर आपके दांत में, आपके गम्स में दर्द हो रहा है तो आप उस लौंग को अपने दांत में दबा करके बैठ सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये हकीकत बात है कि आज हम लोग मॉडर्नाइजेशन के साथ आगे बढ़ते बढ़ते तुरंत इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं कि एक तुम तुरंत रिलीफ चाहिए तो हम डेंटिस्ट के पास भागेंगे। डेंटिस्ट आपको देगा एक पेन किलर, राइट, और उस पेन किलर को आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन जो क्लोव है बेशक धीरे काम करे, असल में ये जो सारे मसाले हैं काम धीरे करते हैं लेकिन बहुत ज़ोरदार करते हैं। लोगों को आज चाहिए इंस्टेंट रिलीफ, इसलिए लोग डॉक्टर्स के पास भाग रहे हैं। लेकिन कभी दांत में दर्द हो, आपके गम्स में पेन हो,
तो सिर्फ उस दांत में एक लौंग यानी कि एक क्लोव दबाने भर से आपके टीथ, आपके गम्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और इसीलिए प्रश्न ये बनता है कि कौन सा ऐसा स्पाइस है या कौन सा ऐसा मसाला है जिसको आप अपने दांतों के लिए, अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए, अपने टीथ के दर्द को भगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है क्लोव यानी कि लौंग। आते हैं अगली तरफ, समाप्ति। यहाँ आपकी क्लास होती है ख़त्म। अब आपका काम है कि अपनी चौथी क्लास की एनसीईआरटी को पूरी तरीके से ख़त्म करना, उसमें बने हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करना। अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जहां आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।